जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। आज है दोस्तों फ्राइडे 10th ऑफ जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट न्यूज की आर्टिकल को कवर करता हूँ। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दो पर्सनालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रोचक पर्सनालिटी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक है जयशंकर प्रसाद, दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यहाँ पे बात करी जा रही है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस की। ये ऑर्गेनाइज किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और इसकी जो थीम थी वो भी आपको बताई जाएगी। थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी, प्रवासी भारतीय दिवस की कैसे शुरुआत हुई भारत में, वो भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उसकी डिटेलिंग भी दी जाएगी। बात करी जा रही है इंडिया डायस्पोरा को कैसे भारतीयों से कनेक्ट करके रखा जा सकता है, उसी पे ये आर्टिकल आई हुई है। तो इस आर्टिकल को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की बैकग्राउंड डिटेलिंग, जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस तब शुरुआत हुई दोस्तों, उस डेट को हमने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया जिस समय भारत में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में पधारे थे। और ये समय कब था? ये था 9th ऑफ जनवरी 1950। इस डेट को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए। इसकी शुरुआत जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर जाएंगे तो पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आज के जयशंकर प्रसाद इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीजें ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ना इंडिया और इंडिया के डायस्पोरा में, वो स्ट्रेंथन करता है। यही इसकी चीज है। एक्टिविटीज की अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस और डिस्कशंस होती हैं कुछ कुछ टॉपिक पे कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा या अपॉर्चुनिटीज होगी, सोशल इशू, इन टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं। अवार्ड सेरेमनीज भी होती हैं। बाई एनुअल फॉर्मेट है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? तो जो एनआरआई है, पीआईओ है, इनकी किस प्रकार से इंडिया के लिए ग्रोथ हो सकती है, और डायस्पोरा का रिलेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस आर्टिकल को, जो ये आर्टिकल है, ठीक है, इस आर्टिकल की अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो यहाँ पे इसकी थीम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर में कि ये कौवा है, तो ये 18वां है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, कैपिटल ऑफ, यहाँ पे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये चीजें हो रही हैं। और इसकी थीम क्या है, तो थीम पे भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजें याद रखिएगा। जो थीम है ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है कि किस हिसाब से इंडिया की जो डायस्पोरा है उसकी जर्नी किस प्रकार से डेवलप होगी इस राष्ट्र में, इस देश में। इस चीज पे फोकस करता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी कंट्रीब्यूशंस को लेकर के इंगित किया गया है इस वाले डायस्पोरा में, ठीक है, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस में। जो प्राइम मिनिस्टर है इनोग्रेट किए हैं क्या, विश्वरूप राम। तो राम जी को जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लेकर के ये एक पार्टी चलती है, बीजेपी पार्टी, तो इस पे भी मुद्दा आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, यानी ग्लोबल लेवल पे। समझ में आ रहा है? तो ग्लोबल लेवल पे विश्वरूप राम यानी यूनिवर्सल लीगेसी ऑफ रामायणा, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी और विकसित भारत, इन चीजों पे फोकस करी गई है। तो इंडिया की हेरिटेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसे लेकर के आगे चला जाए, इसी पे पूरी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे जो मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीजेंडरी सिंगर थे दोस्तों पी जयचंद्रन, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो रिसेंटली इनकी देहावसान हो गई है। कहा जा रहा है 16,000 से ज्यादा इन्होंने गाना गाया है, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, हिंदी में। तो एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, एमिनेंट पर्सनालिटी इनको कहा जा सकता है। और इनकी खासियत ये थी दोस्तों कि इनकी उम्र भले ही 81 थी, लेकिन ये गाना यूथ स्टाइल से ही गाते थे, यानी वॉइस में इतना दम था, लगता था कोई नौ युवक ही गा रहा है। तो ये इनकी पहचान थी। नाम याद रखिएगा, पी जयचंद्रन,
कहाँ से निकल के आते हैं? थिरुसूर केरला से निकल के आते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी पर्सनालिटी किस फील्ड से है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीजें याद रखिएगा। पी जयचंद्रन किससे? तो म्यूजिक सिंगर से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस एडिटोरियल को मैं कहूँगा क्योंकि रिसेंटली अर्थक्वेक आया है और मैं 2 दिन से इस अर्थक्वेक की बैकग्राउंड डिटेलिंग को अच्छे से कवर भी कर रहा हूँ। तो आज मैं बैकग्राउंड डिटेलिंग को कवर नहीं करूँगा। बात करी जा रही है अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक कहाँ पे आया है? तो आपका एक तरफ चाइना, ठीक है, और दूसरी तरफ तिब्बत, और चाइना के बगल में यहाँ पे नेपाल। ये 3 कंट्री जो हैं, 3 कंट्री, तो इसी के बीच में यहाँ पे यानी तिब्बत और चाइना का जो रीजन है, जहां तिब्बत को तो ऑक्युपाई किया है तो इसको भी चाइना ही मान लीजिए, ठीक है। तो चाइना और नेपाल ही कही जाएगी। चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे यहाँ पे हुआ है। इस लोकेशंस को अगर बताएं तो आपका सिक्किम से थोड़ी सी वेस्ट साइड में इस लोकेशंस को देखी जाएगी। भारत की जो सिक्किम स्टेट है उससे थोड़ी सी वेस्ट में लोकेशन है। तो इसका जो फोकस एरिया है, जहां पे ओरिजिन होती है और जिस एपी सेंटर पे आती है, तो ये एपी सेंटर है। तो ये अगर अर्थ हो गई अपनी, ठीक है, तो यहां से जहां जिस लेवल पे जिस सरफेस पे आती है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। अब यही एपी सेंटर है जो चाइना और नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पे क्या बोली जा रही है? जो तिब्बत में मैग्नीट्यूड कितनी थी इसकी? 7.1। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 स्केल होता है। एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्कैली स्केल, ठीक है। मर्कैली स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी को मेजर करता है। वहीं पे रिक्टर स्केल की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इसी मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है यहाँ पे कि 7.1 मैग्नीट्यूड की चीजें आई हैं और 100+ लाइफ यहाँ पे ले चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे बिल्डिंग कैजुअलिटीज ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये बिहार, न्यू दिल्ली तक भी इसका असर देखा गया है, शेकिंग हुई है। यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं? जो हिमालय का बेल्ट है वो काफी प्रोन एरिया है कंट्री को देखा जाए तो। जो इसकी तराई क्षेत्र है वो भी प्रोन एरिया में आते हैं, ठीक है। तो नेपाल से सटे जितने भी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालयन वाले बेल्ट, ये भारत के काफी प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है। कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 2015 में ही इसी प्रकार से एडिटर कह रहे हैं कि 9,000 से ज्यादा लोग नेपाल में जब भूकंप आया था ना अप्रैल वाले समय में, तो यहाँ पे 9,000 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी डेथ हुई थी। तो एक प्रकार से ये एरिया बहुत ही बबलप एरिया है, कभी भी यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ पे इसका कारण दिया गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करी गई है। तो इस टेक्टोनिक प्लेट को अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, सीधे टेक्टोनिक प्लेट को आपको समझ में आएगा। ये यही प्लेट्स हैं, इन्हीं प्लेट की हम बात कर रहे हैं। बात करी जा रही है लिथोस्फीयर जो अपर पार्ट होती है, फिर एस्थेनोस्फीयर, ये 300 किलोमीटर तक चीजें होती हैं सरफेस से लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है। एक डाइवर्जेंट थ्योरी, तो यहाँ पे देखिए इस एरो को, ये 2 प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। एक प्लेट इधर को मूव करेगी और एक प्लेट इधर को मूव करेगी, तो इसे डाइवर्जेंट, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे न्यू लैंड का निर्माण भी होगा, ठीक है। ये होती है कन्वर्जेंट। इसी चीज को यहाँ पे सीधे आकर के देखिए, ये कन्वर्जेंट, ये वाली लैंड इसके नीचे जा रही है, ठीक है। अगर ये इंडिया प्लेट हो गई, इंडिया की प्लेट फ्लोट कर रही है, और ये अगर यूरेशिया की प्लेट हो गई, इसके अंतर्गत जाएगी। एक समय ऐसा आएगा भारत का पूरा प्लेट ही अंदर चला जाएगा, यानी भारत रहेगा ही नहीं, और ये यूरेशिया के अंतर्गत चला जाएगा। और जो हिमालय होगा, हिमालय पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट होगा, इनकी ऊंचाई हो सकती है 40-40 किलोमीटर जाए, हो सकता है 50-50 किलोमीटर जाए। तो ये कुछ फिक्स एरिया नहीं है, कुछ फिक्स यहाँ पे स्केलिंग है नहीं। तो अभी वो यूथ स्टेज में है, अभी बच्चा है वो हिमालय अपना, ठीक है। वो बहुत ही हाइट तय कर सकता है आने वाले समय में। तो जैसे अगर इंडिया की प्लेट जाएगी, जितना नीचे जितना अंदर उतना ऊपर वो चीजें उठेंगी। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो गया। तीसरा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक प्लेट
और 2 प्लेट, एक प्लेट की डायरेक्शन इधर हो गई, एक प्लेट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो यहीं पे रगड़ खाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, ट्रेमर होता है, कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है। और जब ये तीनों होती है तो यहाँ पे क्या होती है, अर्थक्वेक का निर्माण होता है। और जब अर्थक्वेक आती है तो एक झटके में इतना ह्यूज मास ऑफ फोर्स ओरिजिन करता है जिसके कारण सरफेस पे आकर के चीजें मालूम चलती है और घर हिलने लगते हैं, कैजुअलिटीज होने लगती है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव्स भी होते हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स, एक होती है रेलिक्स वेव्स, एक होती है लव वेव्स। ये सब वेव्स जो होते हैं ये आपको यहीं पे बिना नोट्स के मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी थोड़ी सी ज्योग्राफी बुक्स पढ़े होंगे तो उनको समझ में आएगा। इन वेव्स की अलग अलग पास करने की क्षमता होती है, कोई सॉलिड से कर लेंगे, कोई यहाँ पे लिक्विड से कर लेंगे, कोई दोनों मास से करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। और शैडो जोन भी होते हैं। तो ये आपको जो अभी बताया ये इसकी एक बेसिक जानकारी दिया हूँ, डिटेलिंग तो नहीं दिया हूं मैं, क्योंकि डिटेलिंग उसी टॉपिक पे पढ़ाऊंगा तो उसी का वीडियो बन जाएगा दोस्तों 1.5 घंटे, ठीक है। तो ये प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो गई, ये चीजें आपने समझा। अब यहाँ पे चलते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं जो मूव कर रहे हैं और अपनी इंडिया की प्लेट यूरेशिया वाले प्लेट में जाकर के घुस रही है, समझ में आ रहा है, जिसके कारण ये चीजें लगातार होनी है। किस बेल्ट में, हिमालयन वाले बेल्ट में, क्योंकि वहां पे फॉल्ट लाइन है। और फॉल्ट लाइन क्या है, वही कंप्रेशन, प्रेशर और आपका टेंशन, ये तीनों चीजें होती हैं जिसके कारण फॉल्ट होती है। 2 प्रकार से माउंटेन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, एक फॉल्ट हो गई, एक फोल्ड हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि इस एरिया में जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम करके रह रहे हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे मैंडेटरी भी करती है कि आप सीमेंटेड घर मत बनाइए, आप लकड़ी के घर बनाइए, आपका शेप भी छोटा होना चाहिए, घर का आकार छोटा होना चाहिए। तो ये चीजें मान नहीं रहे हैं लोग, तो ये कैजुअलिटी होगी ही होगी। वही चीज यहाँ पे 2015 में गवर्नमेंट फेस करी थी, 9000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 8 मैग्नीट्यूड का टेम्बलर अभी ओवरड्यू है, कहाँ पे, ये गढ़वाल कुमाऊं में। सोचिए यहाँ पे प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि 8 वाली मैग्नीट्यूड आ सकती है। तो कुमाऊं गढ़वाल वाली चीजें काफी वल्नरेबल एरिया हैं। 300 साल में अभी चीजें नहीं हुई हैं, क्या पता हो जाए, इस प्रकार का प्रिडिक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो लैंडस्लाइड, ग्लेशियल आउटबर्स्ट, जो लेक हैं, ग्लेशियल लेक हैं बर्फ वाले, वो भी आउटबर्स्ट हो सकते हैं। डैम्स, हाइड्रो पावर प्लांट और डैम, ये सब चीजें आपको बार बार कांस्टेंट रिमाइंड कर रही हैं कि किस प्रकार से ये चीजें आपको और ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। मेजर अर्थक्वेक तो आ ही रहे हैं, समझ सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन और जो आपका एरिया है हिमालय वाला वो पूरा और पूरा वल्नरेबल है। तो एक होता है 5th जोन, एक होता है 4th जोन। तो इन दोनों एरिया को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हाईली वल्नरेबल अर्थक्वेक वाली जोन मानी जाती है। यहाँ पे देखिए इस लोकेशन की बात करें तो यही सिंगात्सी अर्थक्वेक वाली जोन है जहां पे भूकंप का एपिसेंटर और फोकस मानी गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोकस एरिया वो होता है जो पृथ्वी के नीचे होती है, इसे हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोसेंटर। और यहीं पे अगर देखा जाए एपी सेंटर जो सरफेस पे आके मालूम चलती है, ठीक है, ये सरफेस हो गई। तो यहाँ पे इस चीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये एपी सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक मैंने कई बार बताया है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, इन तीनों को डिफाइन कर ही दिया। वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी होती है, जिसमें डैम, माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, बम ब्लास्टिंग, न्यूक्लियर टेस्ट की, तो हर प्रकार से हो सकती है। फॉल्ट और क्रिस्टल फॉर्मेशन इससे भी होती है। आइसोस्टैटिक रिबाउंड इससे भी होती है, जो ग्लेशियल मेल्ट करती है। मेटियोराइट, ऊपर से कोई आके उल्का पिंड गिरा तो भी हो सकती है। नेचुरल कॉजेज भी इसके हो सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपको पूरी डिटेलिंग में दे दिया, कुछ नए नए एंगल थी उस चीजों को मैंने इसमें कवर किया हूं। अब आगे देखेंगे नए एडिटोरियल को। बात करी जा रही है दोस्तों, यहाँ पे एक केस है राजस्थान में हाई कोर्ट का, तेजेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024। इसमें सेक्शन 152 की BNS, ये क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इंडियन एविडेंस
एविडेंस एक्ट, न्याय संहिता का हिंदी एविडेंस नहीं होगा आई थिंक। यहाँ पे न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए भारतीय न्याय संहिता, ये दूसरी चीज है। जब एविडेंस एक्ट की बात करी जा रही है तो वो दूसरी चीज होती है। ये इंडियन पेनल, तो ये लॉ रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे 3 एक्ट हैं, एक आईपीसी, दूसरी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। 3 एक्ट 2024 में इंडिया यहाँ पे इनेक्ट करती है, इसमें रिफॉर्म लाती है। इन तीनों में पहले से ही ये एक्ट थे, ठीक है, इनमें रिफॉर्म लाती है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पे रिप्लेस कर रही है कॉलोनियल एरा की जो लॉ थी, और न्यू लेजिस्लेशन इस पे बनाई जाती है, नियम कानून लेकर के आ जाती है, और मॉडर्नाइज करती है लीगल प्रोसेस को ताकि जस्टिस सही से हो सके। सबसे पहले आती है बीएनएस, जिसे भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। तो ये लॉ रिप्लेस करती है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड कहते हैं, जिसकी निर्माण 1860 में होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी करी गई हैं, डेफिनेशंस और पेनाल्टी को, वेरियस ऑफेंसेस इसमें जोड़े भी गए हैं। दूसरा आता है बीएनएसएस, ये क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की सीआरपीसी को नाम बदलकर ये, कई जगह नाम भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसका क्या नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करती है, किस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस होगी, किस हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस चलेगी। तीसरा आ रही है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही एविडेंस एक्ट है, ठीक है। मैं कह ही रहा था आपसे एविडेंस का न्याय नहीं होगा, जस्टिस होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर बात करें तो 1872 वाली रूल यहाँ पे निकल के आ रही है। इसमें एविडेंस यानी किसी भी साक्ष्य की बात करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्न लीगल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। दूसरा आता है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये इसमें कोई बदलाव नहीं गई है, सीपीसी में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सीपीसी आईपीसी दोनों अलग अलग है, ये पार्ट है इसी लीगल रिफॉर्म का। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये बातें बोली जा रही हैं दोस्तों कि जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये लेजिटिमेट डिसेंट है। 2022 में यहाँ पे बीएनएस जो था इसको इनेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट इसको कई सारी चीज़ों की जो क्रिमिनल ट्रायल थी उसमें पेंडिंग भी है, और कोर्ट इसमें प्रोसीडिंग भी कर रहा है 124 सेडिशंस को। 124A सेडिशन थी। अब इसका आपको नोट के माध्यम से दूंगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ गए। अब आपको नोट के माध्यम से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। बात करी जा रही है तेजिंदर पास इस केस की, जो स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 की है। अब सिंपल शब्दों में समझिए आप, राजस्थान हाई कोर्ट में ये चीजें चली हैं, किस प्रकार से सेक्शन 152 बीएनएस की मिसयूज हो रही है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, इसको आप समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका क्या है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सस्पेंड करती है ट्रायल सेक्शन 124A आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की, जिसमें क्या आता है 124 में 124A में आता है सेडिशन, जिसे हम लोग देशद्रोह बोलते हैं। देशद्रोह क्या है, कोई भी चीजें देश के खिलाफ उठती हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें लूप होल्स क्रिएट हैं, यानी डिफिनेशंस है ही नहीं कि क्या लूप होल्स है क्या नहीं। तो ये चीजें पेंडिंग है रिकंसिडरेशन अभी तक। यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लेयर किए हैं सेडिशन जो है ये हटा दिया जाएगा, कौन, अमित शाह जी, लेकिन अभी तक कुछ स्टेप इसमें हुआ नहीं। सेक्शन 152 ये भारतीय न्याय संहिता क्या है, जो यूज नहीं हो रहा है टर्म सेडिशन, व्हाइल नॉट यूजिंग द टर्म सेडिशन और क्रिमिनलाइजेज एक्ट endangering sovereignty, unity, integrity of India, promoting separatism और रिबेलियन। तो ये चीजें जो सेडिशंस है उसको इसमें डाला गया है, और यहाँ पे बोले थे कि इसको हटाने के लिए, यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसी कोई चीजें नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है 152 के साथ, जो 142A में था 152 में आ गया है, अब फिर भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हटाने का बात बोला गया था। आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए, इसमें वैग्यूनेस और ओवर रीच है। बहुत हद तक ये चीजें डिफाइन ही नहीं करी गई हैं, समझ गए, कि क्या इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को इंडेंजर्ड कर रही हैं। पोटेंशियल मिसयूज हो जाएगा इसका, और हो भी रहा है, ठीक है। वही क्रिटिसिज्म चल रही है। लोअर थ्रेशोल्ड और लाइबिलिटी, जिम्मेदारी यहाँ पे कोई ले ही नहीं रहा है, तो ये बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, जो चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, आपको आपकी फ्री स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हैम्पर कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है।
जुडिशियल प्रेसिडेंट पहले क्या था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 की अगर देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे किस प्रकार से आप स्लोगन रखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आपका कैजुअल नेक्सस होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से, और किस प्रकार से सेडिशंस यहाँ पे चार्ज लगेगी, ये यहाँ पे बताई गई थी। दूसरा जो केस है केदारनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार 1962 में इस प्रकार की चीजें निकल के आई थी, कैसे आप क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसे अलग है, ठीक है। जावेद अहमद हाजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 में रिसेंट का केस है ये, और स्पीच शुड बी जज बाय रीजनेबल और स्ट्रांग माइंडेड स्टैंडर्ड। तो ये चीजें हैं यहाँ पे दी गई थी इस केस में। वे फॉरवर्ड क्या है, जुडिशियल गाइडलाइंस बननी चाहिए कैसे यहाँ पे ये चीजें चलेंगी। सेक्शन 152 की मिसयूज नहीं होनी चाहिए। सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज, किस प्रकार से आप अगर जान करके एब्यूज भी कर रहे हैं, सॉवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, तो रियल में अगर जा रहे हैं तो ही यहाँ पे चीजें हों, उसी सेफगार्ड की बात करी जा रही है। फ्री स्पीच कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ही है, तो ये होनी चाहिए। कंक्लूजन यहाँ पे यही निकल के आ रहा है, सेक्शन 152 का कोई भी एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं है, बहुत सारे रिस्क हैं यहाँ पे, टूल्स हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे रिपील होना चाहिए सेडिशन लॉ, ठीक है। कम से कम आपके पास ऐसा ड्राफ्ट हो, कानून हो, ऐसा पॉलिसी बने, इस पे रूल्स बने, तो और डेफिनेशन बने कि क्या सेडिशन किसे कहते हैं, समझ गए। तो एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, आपको देशद्रोह के जाल में फंसा के आपको बेल ही नहीं मिलेगी, समझ गए, और यूएपीए लग जाएगा, ठीक है, यूएपीए लग जाएगा, तो आप इस चीज को फेस ही करते रह जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसी की मिसयूज की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसको प्रिवेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक फ्रीडम में ऐसी चीजें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेलिंग थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत ही प्यारा ये एडिटोरियल है दोस्तों, इस एडिटोरियल को अच्छे से समझी जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल्ड पे पूरी की पूरी एडिटोरियल बेस्ड है। फिजिकली डिसेबल्ड की बात करें तो आपका एजुकेशन से लेकर के आप बड़े बड़े मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो उनमें उनके लिए एक रियायत होती है, वो होनी चाहिए, तभी वो अपने जीवन को आगे ले जा करके अच्छे तरीके से रख पाएंगे, तो उनको लेकर के भी हमें चलना है, ठीक है। यहाँ पे इसी की बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी नोट्स के रूप में देखें तो यहाँ पे की जजमेंट क्या है, तो रूल 15 ऑफ फिजिकल यहाँ पे डिसेबिलिटी एक्ट, ये जो है 2017 की, यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया है कुछ, ये वायलेटिव ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की बात कर रहे हैं। तो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में था, उसके कुछ रूल्स 2017 में यहाँ पे स्ट्रक डाउन किए हैं, जो वायलेट कर रहा है पुराने राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ इन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ पे जो चीजें डाली गई थी उसी का वायलेशन हो रही है यहाँ पे। तो रूल यहाँ पे सीधे सीधे डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, यहाँ पे मनमानी था और कॉन्फ्लिक्ट था मैंडेटरी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। तो ये जो सेक्शन है 40, 44, 45, 46, 89, ये सारे सेक्शन है। स्ट्राइकिंग डाउन किया है, नलिफाइड किया है एसेसिबिलिटी और गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री की यहाँ पे थी, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और अदर्स, किस प्रकार से यहाँ पे लेके चलना है। तो इसकी भी चीजें यहाँ पे करी गई थी, किसके अंतर्गत, पर्सन विथ RPWD के अंतर्गत। मैंडेट क्या है, गवर्नमेंट ड्राफ्ट करे, मिनिमम एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 मंथ के अंतर्गत ये चीजें आवश्यक जो चीजें हो पूर्ति कराए। की इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम मेन है, तो यहाँ पे लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी की बात करी जा रही है, कोई यहाँ पे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है ही नहीं, समझ गए, रूल्स की बात। एम्बिग्यूटी मतलब दोनों चीज चल रही है यहाँ पे, एक चल रही है कि यहाँ पे मतलब फिक्स चीजें नहीं है, इसी को एम्बिग्यूटी कह रहे हैं। तो दूसरी चीजें जो अगर निकल के आ रही है, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, जो इंक्रीज कर रही है बहुत सारी कंप्लायंस कॉस्ट और डिले कर रही है रिड्रेसल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इनका भी योगदान, ब्यूरोक्रेसी का भी योगदान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्रिशनरी नेचर, मनमानी चीजें चल रही हैं, जैसे तैसे चल रही हैं, बस वही चीजें
नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एसेसिबिलिटी की बात करी जा रही है। तो जो डिफरेंस है बिटवीन एसेसिबिलिटी और रीजनेबल एकोमोडेशन, उनको अगर वो चीज़ें मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, उनकी फैसिलिटी, एसेसिबिलिटी, एकोमोडेशन की बात करी जा रही है। तो ये एकोमोडेशन जब उन्हें प्रोवाइड करेगी तो एक प्रकार से सॉल्यूशंस निकल के आएगी जो इंडिविजुअल चैलेंज फेस कर रहे हैं। ठीक है, इवॉल्विंग कंसेप्ट ऑफ एसेसिबिलिटी। अब ये एक प्रकार से नए एरा की बात करी जा रही है। एक प्रकार से हम कह लेंगे कि टेक्नोलॉजी की सहायता से उनको आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो ये इनकॉर्पोरेट करिए, इसको भी लाइए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, डिजिटल एसेसिबिलिटी टूल्स हो गए, यानी सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर हो रही हैं तो पॉसिबल है तो ऑनलाइन करिए। समझ गए, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड फेज अप्रोच जैसे पीरियोडिक रिवीजन और इस प्रकार की कनाडा रोड मैप जो चल रही है 2040 तक, ये हमें भी कहीं दिखनी चाहिए, इसमें प्रयोग करनी चाहिए भारत को, तभी तो इनकी जीवन को, जो डिसेबल पीपल हैं उनके जीवन को हम और बेहतर बना सकते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन, इसको भी ध्यान में रख करके ये चीज़ें करी जाए कि किस प्रकार से हमारे देश के वुमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली पीपुल, कोई भी अगर इससे ग्रसित है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सोशल ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी हो, बार बार यहाँ पे देखा जाए क्या लूप होल चल रही है। सोशल ऑडिट होगा तभी चीज़ें मालूम चलेगी। मेथोडोलॉजी की बात करी जा रही है, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, सेंटर और स्टेट की बात करी जा रही है। ऑडिटर जो करे उसकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये सोल्यूशन है, क्लियर गाइडलाइंस बने इस पर, किस पे, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी रूल्स एक्ट बनाई गई है उसकी बात करी जा रही है। रिकमेंडेशन क्या है, क्या इसमें जोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, जो नियम कानून बने ना वो सही ढंग से यूनिवर्सल बने, क्लियर बने और सिंपल रूल्स बने, ताकि लोग इसका अनुसरण कर सकें और अवेयरनेस हो के इसको जान भी सकें लोग। सिंगल नोडल अथॉरिटी बनाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यही चीज़ें देखें, जो देखती भी है तो इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें। ये नहीं कि कोई दूसरा प्रॉब्लम हो इसको लेकर के तो आप कितनी जगह इनको भटकाइएगा। मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसका पैर से चल नहीं पाता है, तो वो रिक्शे पे बैठ के कितना दूर तक जाएगा, अलग अलग जगहों पे, बताइए। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें कर दे, जिसको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो मार्केट और लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, एसेसिबल प्रोडक्ट होनी चाहिए, सर्विस ओपन होनी चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी। ये नहीं कि ये डिसेबल्ड हैं तो कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपका स्वागत है, ये चीज़ें होनी चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही हाईलाइट करता है कि कैसे हॉलिस्टिक प्रिंसिपल बेस्ड चीज़ें यहाँ पे लेकर के आगे जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी का एडाप्टेशन होना चाहिए, इंक्लूसिविटी की बात करी जा रही है, सबको जोड़ के आकर नहीं करके चलें, और जो नोडल अथॉरिटी बनेगी गाइडलाइंस बनाए और यहाँ पे सोशल ऑडिट भी करे, तभी सारी चीज़ें चेक होंगी और चेक एंड बैलेंस भी होगी। तो ये सारी डिटेलिंग इसी को लेकर के दी गई थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आई होगी। जो बहुत प्यारा ये आर्टिकल था, एडिटोरियल था, इसको मैंने कंपाइल करके आपके सामने दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे साइलेंट वाटर हिडन कैच, यहाँ पे ये लोग देखिए कर क्या रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। तो ये लोग जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। तो झील जो है फ्रोजन हो गई है। फ्रोजन कब हो जाती है, तो दिसंबर से अप्रैल तक हो जाती है, ठीक है। तो ये अचार लेक श्रीनगर में है, ठीक है। तो ये फिशरमैन यहाँ पे अंदर इसको तोड़ के बर्फ और इसके अंदर हार्पून दिए हैं, ये हार्पून है, जिसके कारण यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस को चाय गर्द शिखर बोलते हैं, शैडो फिशिंग, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी से कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चाय गर्द शिखर मतलब शैडो फिशिंग, परछाएं दिखा करके उसको मारते हैं, उसको पकड़ते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही आर्टिकल है दोस्तों, अगर आज के समय में एक्सप्लेन करूँ तो मैं अभी करेंटली, वाइल्ड फायर यानी जंगलों में जो आग लग रही है उसकी बहुत सारी कारण है, और बहुत सारे कारण होने का रीजन भी है क्या, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इम्पोर्टेंट कारण एक है। अब यहाँ पे लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया में पड़ती है, कैलिफोर्निया एक प्रोविंसेस है, राज्य है, उसके अंदर पड़ती है लॉस एंजलिस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, तो एटलीस्ट 5
लोग यहाँ पे अभी तक रिपोर्ट निकल के आ रही है उनकी डेथ हुई है। इतनी बुरी तरीके से आग लगी है कि यहाँ से 1,00,000-1,50,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, इवाकुएट किया गया है और बहुत सारे लोगों का, कितने थाउजेंड पीपल का घर सीधे जल गया है। ये तो घर जला है जो लोग छोड़ के भाग गए, उन जानवरों का क्या जो फॉरेस्ट में जल के मर गए, उनका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। 1,80,000 पीपल इवाकुएट किए हैं इस डाटा के अनुसार। और ये एक हवा चलती है दोस्तों, ठीक है, इसका नाम है सांता एना। ये हॉट ड्राई विंड है। ये जब चलती है तो कैलिफोर्निया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हॉट और ड्राई जब पत्तों का रगड़न होता है तो जंगलों में आग पकड़ती है और जब गरम गरम हवाएं चलती हैं तो और तीव्र गति से आग पकड़ती है और इसकी डायरेक्शन तेज होती है, स्पीड तेज होती है तो और तीव्र गति से ये चीज़ें पहुंचती हैं। ये जो 5,000 एकड़ की पैसिफिक पैलिसेड एरिया है, कहाँ की? लॉस एंजलिस की। वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। वहाँ पर ये आग पकड़ ली गई है और उस इलाकों को खाली करा दिया गया है। यहाँ पे एक्चुअली स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इतना भयानक आग लगभग अगर आप 50 साल में देखेंगे, कंसीडर करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अगर इस लोकेशन पे आएगा, आखिर में कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया ये है, यहीं पे, और इसके साउदर्न पार्ट में ये चीज़ें हैं। ये लॉस एंजलिस किस जगह है? इसी पे पैलिसेड, ये जगह का नाम है, याद रखिएगा, पैसिफिक पैलिसेड, ठीक है, पैसिफिक पैलिसेड। इसी लोकेशन पे आग लगी है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इनकी टेम्परेचर बढ़ जाती है जब सांता एना हवाएं चलती हैं। अब उन हवाओं को यहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांता एना एक विंड है, वार्म एंड ड्राई विंड है जो समय समय पे चलती है। वेरी लो ह्यूमिडिटी लेवल होती है जब ये चलती है। ड्राई आउट वेजिटेशन हो जाती है और इंक्रीज करता है ये क्या जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वाइल्ड फायर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और गश्ती होती है। विंड की स्पीड 40 से 60 माइल्स, किलोमीटर नहीं, माइल्स पर आवर, कभी कभी 70 भी हो जाती है। सीजनैलिटी होती है, फॉल और विंटर मंथ में अक्टूबर से मार्च तक चीजें होती हैं। डेविल विंड्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सांता एना को कभी कभी डेविल विंड्स भी, आज के समय में डेविल विंड्स आप बोल सकते हैं क्योंकि तो तबाही बहुत ज्यादा हुई है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं इसके बहुत सारे, हीट, ड्राइनेस और विंड्स के रूप में। कुछ यहाँ पे वार्म्स विंड्स हैं, उसकी लिस्ट मैं दे दिया हूँ क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बैकग्राउंड से बन जाते हैं। चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलता है, फोहेन यूरोप में चलता है, सिरोक्को नॉर्थ अफ्रीका और साउदर्न यूरोप में चलता है, खामसीन इजिप्ट मिडिल ईस्ट में, हरमट्टन वेस्ट अफ्रीका, जुंडा एंडीज और अर्जेंटीना, सांता एना विंड्स यूएसए कैलिफोर्निया, इसी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। वार्म ड्राई जो ब्लो करता है साउदर्न कैलिफोर्निया में और वाइल्ड फायर कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करता है। लू भारत में और पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। और बर्ग विंड साउथ अफ्रीका में चलता है, ब्रिक फिल्डर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ये सब गर्म विंड है, हॉट ड्राई विंड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे, इनका नाम है जोसेफ आओन, ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल की वैक्यूम के बाद लेबनान के लीडर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, तो नाम याद रखिएगा। मोर देन 46,000 पीपल हैज बीन किल इन पैलेस्टीनियन एंड इजराइल हमास वार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट करने की जिसको किया गया है वो क्या है? वुमेन है, चिल्ड्रन है, इन दोनों को टारगेट किया गया। म्यांमार की जुनता एयर स्ट्राइक करी है, 40 से ज़्यादा लोग इंजर्ड और कितने लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार की जुनता जो मिलिट्री अभी रूल कर रही है। मिलिटेंट एब्डक्ट किया है 16 माइनिंग लेबरर्स को नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। तो ये छोटी सी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ट्रम्प मस्ट रिस्पेक्ट ग्रीनलैंड सॉवरेनिटी। उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिया, पनामा के ऊपर भी उन्होंने, पनामा कैनाल के ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिया कि इसको हम हड़प लेंगे, और ग्रीनलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आते ही उठा दिया। तो ये यूरोपियन यूनियन टॉप डिप्लोमेट्स इस प्रकार की चीज कह रहे हैं कि इसका आदर करिए आप, ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी का। तो ये यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ कजा कल्लेस, ठीक है, कजा कल्लेस, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37 किल्ड अस टर्की बैक्ड रिबल्स कुर्दिश फोर्सेस। तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जो कुर्दिश हैं
वो ईस्टर्न साइड से सीरिया का, अगर मैप ये रहा दोस्तों सीरिया का, ठीक है, तो कुर्दिश एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पे तुर्की का कुछ पार्ट, इराक का कुछ पार्ट और सीरिया का कुछ पार्ट लेके एक सॉवरेनिटी, अपना रिपब्लिक, अपनी अलग कंट्री पहचान बनाने के लिए फोर्स करते हैं। तो सीरिया के खिलाफ भी ये अब जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, वो चीज़ें कवर करी जाएंगी। चाड एक कंट्री है अफ्रीका की, तो इनके ऊपर कुछ सिविलियंस ही कहूँगा, सिविलियन ही थे एक्चुअली, ठीक है, तो सिविलियन लोग ही अटैक किए जिसमें 19 लोगों की डेथ हो गई, 3 इंजर्ड हो गए। तो वहाँ पे अटैक हुआ था असासिनेशंस को लेके, लेकिन बाल बाल ये बच गए। तो ये कहानी है प्रेसिडेंट मोहम्मद डेबी की, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।